हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने इसके पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन को देखा था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम जीके के उन सभी विषयों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा अभी प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है जिसमें आज हमारी दूसरी वीडियो है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और आइए देखते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी डैश वंश के राजा थे। तो बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी की तो ये सातवाहन वंश के राजा थे। आइए देखते हैं इसके विषय में। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महानतम शासक थे। इनकी माता बालाश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आंध्र सातवाहन जिसका जो समय रहा था वो 60 ईसा पूर्व से 230 ईसा पूर्व तक रहा था। वंश का संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। तो आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र थी। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमस साम्राज्य की नींव रखी थी। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेमेट्रियस फर्स्ट। तो डेमेट्रियस प्रथम जो थे इन्होंने इंडो बैक्टीरियाई ये शासक थे और यूथिडेमस साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी। आइए देख लेते हैं इसके विषय में। डेमेट्रियस फर्स्ट इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमस साम्राज्य की नींव रखी। यह राजवंश 230 ईसा पूर्व में स्थापित एक हेलेनिस्टिक राजवंश था जिसने 230 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक ग्रीक बैक्टीरियन और इंडो ग्रीक साम्राज्यों पर शासन किया था। तो इसके अंतिम शासक कौन थे, तो ध्यान रखना है इसके अंतिम शासक जो थे स्ट्रेटो जो थे इसके अंतिम शासक थे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो बात करें तो जो कनिष्क राजा थे वो किस वंश से संबंधित थे, तो ये कुषाण वंश से संबंधित थे। आइए इनके विषय में देखते हैं। तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे, ये ध्यान रखना है। जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, कुजुल कडफिसेस थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था, ये इंपॉर्टेंट है। तथा इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वासुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में बट गया था। तो बौद्ध धर्म इसी संगीति में दो भागों में बट गया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहते थे उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो कनिष्क ने ही। कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क के विषय में अभी हमने देखा कि ये किस वंश के थे, तो ये कुषाण वंश के शासक थे। बात कर लें थोड़ा सा अश्वघोष के बारे में। तो अश्वघोष कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। ये कनिष्क के राजकवि भी थे। इनके द्वारा रचित बुद्ध चरितम संस्कृत का एक महाकाव्य है। अश्वघोष द्वारा रचित अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना है सौंदरानंद काव्यम, सारीपुत्र प्रकरणम आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कनिष्क महान जो डैश राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुषाण वंश के। तो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके विषय में आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपने विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य आदि के लिए विख्यात थे। कनिष्क के काल में सर्वाधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध एवं बोधिसत्व मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय थीं। इस शैली को यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक, रोमन कला भी कहा जाता है। मथुरा शैली में अनेक स्तूप मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा देवी मंदिर। बात करते हैं लक्षणा देवी मंदिर के विषय में। तो भरमौर स्थित सबसे बड़ा मंदिर लक्षणा देवी का मंदिर है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है।
यह देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दनी रूप को समर्पित है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है और भारत के सबसे पुराने अवशिष्ट लकड़ी के मंदिरों में से एक है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। तो अगर बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 97 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, गुप्त वंश जो कि 320 से 540 के शासनकाल के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। इसके विषय में देखते हैं तो गुप्त वंश के शासन के दौरान तथा वर्तमान में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साधिकार है। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में करवाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो बात करें तो मेहरौली में जो लौह स्तंभ स्थित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। देखते हैं इसके विषय में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वह भारत का महानतम एवं शक्तिशाली सम्राट थे। इनके साम्राज्य में गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, उसी से संबंधित है। तो दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इनकी शौर्य गाथा अंकित है। तो बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की शौर्य गाथा को मेहरौली लौह स्तंभ पर अंकित किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास पड़ती हैं। तो बात कर लेते हैं इसके विषय में। तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में मौजूद हैं। अगला जो है हमारा, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास स्थित है। देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। गुप्त काल में चित्रकला के दृष्टिकोण से अजंता महाराष्ट्र तथा बाघ सी मध्य प्रदेश की गुफाओं का उल्लेख है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें सिर्फ 6 ही शेष हैं। मतलब कि 1, 2, 9, 10, 16 और 17 नंबर की जो गुफा है वही बची हुई है, बाकी सभी नष्ट हो गई हैं। इनका निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक किया गया था। इनमें कुल गुफा 16 एवं 17 की गुप्तकालीन है। इनकी अगर बात करें तो इन गुफाओं में जो 16 और 17 नंबर की गुफा है वो गुप्तकाल की है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जबकि बाघ की जो गुफाएं हैं लौकिक दृष्टि से संबंधित हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, 3री शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बात करें वाकाटक जो वंश थे इनके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। आइए देखते हैं, विंध्य शक्ति 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक थे। इसके बाद इनका पुत्र प्रवरसेन प्रथम राज सिंहासन पर बैठे। उनके काल में वाकाटक राज्य बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक फैल गया। यह सम्राट की उपाधि धारण करने वाले वाकाटक वंश के पहले शासक थे। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में स्थित राजा नरसिंह देव प्रथम का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बात करें तो इन्होंने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है और पुरी से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। इस मंदिर परिसर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो बात करें कोणार्क मंदिर की, उड़ीसा राज्य में स्थित है और किसके द्वारा बनाया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, राजवंश के शासक कौन थे? तो बात करें तो राजवंश के शासक थे हमारे, इसमें चोल जो थे ये राजवंश के शासक थे। राज प्रथम दक्षिण भारत के चोल वंश के महानतम शासकों में से थे। इनका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक रहा।
चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे। राजराज प्रथम ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और ये बहुत बार पूछा हुआ है। तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि राजराज प्रथम के द्वारा निर्माण कराया गया था। इस मंदिर से राजराजेश्वर मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। इस मंदिर को इसी नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका निर्माण राजराज के द्वारा कराया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? तो चोल जो थे उरैयूर नामक स्थान से संबंधित थे और पल्लव जो थे वो कांचीपुरम नामक स्थान से संबंधित थे। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो बात करें तो संगमकालीन 3 प्रधान राज्यों में चोलों का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। साक्ष्यों के आधार पर चोल राज्य की पहली राजधानी उत्तरी मल्लूर थी, लेकिन कालांतर में राजधानी उरैयूर तथा तंजावुर हो गई। कार्यकाल ने कावेरीपत्तम नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, अतः कथन एक बिल्कुल ही सत्य है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। इस वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। कांचीपुरम रेशम और रॉक कट मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, अतः कथन 2 भी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम के बारे में। प्रथम जो थे इनके विषय में अभी हमने पढ़ा था। देख लेते हैं, राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे, जबकि चोल वंश का संस्थापक जो थे वो विजयालय राजराज कला और धर्म के संरक्षक होने के साथ साथ एक संगठनात्मक और राजनीतिक प्रतिभाशाली शासक भी थे। सम्राट बनने के उपरांत उन्होंने दक्षिण भारत में श्रीलंका के राज्यों और उत्तर पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई तट पे। देख लेते हैं, घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम है। घारापुरी गुफाएं भारत में मुंबई तट पर स्थित है और जो अपनी कलात्मक गुफाओं और भव्य मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड के चंदेल शासकों के देखरेख में ये कंदारिया महादेव मंदिर बनाया गया था। बात करें, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर समूह के अंतर्गत सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर को वर्ष 1025 से 1050 ईस्वी के बीच बुंदेलखंड के चंदेल शासक राजा धंगदेन के द्वारा बनाया गया था। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि स्थापत्य की एक अप्रतिम निर्माण छवि प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नयनार समूह का मंदिर है चिदम्बरम का चोल मंदिर। आइए इसके विषय में देखते हैं। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में अवस्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर वास्तुकला के द्रविड़ शैली में बनाया गया था। यह मंदिर नयनार नामक धार्मिक समूह से संबंधित है। नयनार भगवान शिव को समर्पित संतों का समूह था, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा, चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखाए गए हैं? तो ध्यान रखना है, भगवान के 4 हाथ दिखाए गए हैं। चोल काल में निर्मित है नटराज जी की मूर्ति, ये भी ध्यान रखना है। देखते हैं इनके विषय में। तो नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ था। नटराज शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसमें भगवान की 4 भुजाएं या हाथ हैं। उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। एक पांव में उन्होंने एक बौने अकस्मा को दबा रखा है एवं दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज़ सृजन का प्रतीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। डमरू की जो आवाज़ है वो सृजन का प्रतीक है। अगला है हमारा, मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। तो डैश मंदिर का, किस मंदिर का अभी हमने देखा, बृहदेश्वर मंदिर जो था, इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राजराज चोल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। देखते हैं, चोल शासक राजराज प्रथम शैव धर्म मता अनुयायी थे। इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तथा इनकी दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं के उत्कीर्ण करवाया था, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य वंश का राजधानी शहर क्या था? तो चालुक्य वंश की जो राजधानी शहर था वो बादामी था। देखते हैं, तो चालुक्य दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। जयसिंह इस वंश का प्रथम शासक था, जबकि पुलकेशिन प्रथम चालुक्य साम्राज्य या वातापी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तथा इसने वातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाया था।
बात करें इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय थे, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन थे, तो ये कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई चालुक्य वंश के विषय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने कब कराया था, तो 756 एडी से 773 एडी के बीच करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अनंत वर्मन डैश वर्ष का शासक था, तो बात करें तो ये किस वंश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंग वंश के। अनंत वर्मन जो थे ये गंग वंश के शासक थे। तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश के एक प्रमुख राजा थे, जिन्होंने 11 से 12वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया था। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है वो अनंत वर्मन के जो शासक थे इनके द्वारा कराया गया था। पूर्वी गंग राजवंश ने कलिंग पर शासन प्राप्त किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है, तो बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं इनके विषय में। अभी हमने देखा था कोणार्क का सूर्य मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा का उदाहरण नहीं है। ये लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा रानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं जो पल्लव राज्य था इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी कांची थी। बात करें चालुक्य राजवंश की, तो चालुक्य राजवंश या चालुक्य राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, बादामी थी। पांड्य की बात करें तो पांड्य की राजधानी मदुरई थी और कदम्ब की राजधानी बैजंती थी। तो आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो पल्लव जो थे इनकी राजधानी पल्लव राज्य की राजधानी कांची थी, चालुक्य की राजधानी बादामी थी, पांड्य की राजधानी मदुरई थी, कदम्ब की बैजंती थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है, वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है। तो बात करें ये किसके विषय में बात हो रही है, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसके विषय में बात हो रही है। तो देखते हैं इनके बारे में। एलोरा का कैलाश मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम थे। यह भगवान शिव का मंदिर है। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कांची तमिलनाडु के कैलाश मंदिर को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो बात करें अभी हमने देखा सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। तो बात करें जो नटराज की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति है ये चोल कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा चोल कला का उत्तम उदाहरण है। नटराज शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था। तो कारकोट राजवंश के जो शासक थे इन्होंने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था। देखते हैं इनके बारे में। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर कारकोट राजवंश ने शासन किया। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने की थी। वेनसांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम द्वितीय ने।
देखते हैं, गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अग्निकुल से उत्पन्न राजपूत में से एक थे। गुजरात के चालुक्य शाखा की स्थापना का श्रेय मूल राज प्रथम को प्रदान किया जाता है। इस वंश के शासक अजय पाल के पुत्र भीम द्वितीय ने इसके राज्य पर मुस्लिमों के आक्रमण को सफलतापूर्वक दबाने के पश्चात ही अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। अगला हमारा प्रश्न है कि संगम काल दक्षिण भारत में डैश काल है। तो तीसरी शताब्दी बीसी से तीसरी शताब्दी एडी तक का जो सफर रहा, जो काल रहा, वो संगम काल कहा जाता है। बात करें इनके बारे में तो संगम काल दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है, ईस्वी तक माना जाता है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ मिलन है। यह प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों का मिलन था। संगम संस्कृति में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न ए बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? तो इब्न ए बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा दिल्ली दरबार को बताया गया था। देखते हैं, तो दिल्ली दरबारे को इब्न बतूता द्वारा उत्तम दरवाजा कहा गया है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। यह मोरक्को का निवासी था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के मूल निवासी थे। कौन थे भारत के मूल निवासी? तो जो द्रविड़ थे, ये भारत के मूल निवासी थे। द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। इनका संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत से है। इस मूल के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोलते हैं। तो आज का हमारा जो प्राचीन इतिहास के प्रश्न थे उनको हमने पूरा देख लिया। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के यहाँ तक हमने पूरा क्वेश्चन के माध्यम से देखा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कल से हम मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसकी संपूर्ण व्याख्या को देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।